चंद्रकांत जी, एक के बाद एक करके बीजेपी के सारे दांव उल्टे क्यों पड़ते जा रहे हैं? जो माहौल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बनाना चाहती थी, वो माहौल तो बना नहीं पाई, उल्टे अपना ही फंसते जा रही है। देखिए प्रज्ञा जी, मैं सबसे पहले बगैर भटके मुद्दों पर आ जाना चाहता हूं। देखिए, बात यह है बीजेपी उलझ कहां पर रही है। अभी आपने ही अपने जब शो की शुरुआत की तो आपने एक बात कही कि एक मुद्दे की दरकार थी जो हिंदू मुसलमान करवा दे। अब लंबे वक्त से ऐसा कोई मसला तो मिल नहीं रहा था। अगर आप याद करेंगी तो आज से 11 महीने पहले, यानी 2023 में अप्रैल का महीना था, और की पुलिस अभिरक्षा के बीच में अतीक और अशरफ की हत्या होती है। लेकिन अब क्योंकि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और अतीक का मसला 11 है, और राजनीति में आप जानती हैं कि मुर्दे गड़े रहते हैं, उनसे कब कैसे काम लेना है यह सियासत जानती है। लेकिन असल में प्रज्ञा जी, अतीक का मुद्दा इतना था कि उसके अंदर अब वो स्पार्क बचा नहीं था, अब वो करंट बचा नहीं था। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो तरह की चीजें हुई, उनको एक मुद्दे की दरकार थी। और मुख्तार अंसारी बिल्कुल, आप जिसको कह सकती है, पका पकाया मुद्दा है जिसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। अंसारी के रूप में वो मुद्दा आज मिल चुका है। मुख्तार अंसारी पर आप देख रहे हैं सियासत शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी ने, देखिए, मुख्तार अतीक तो ये हुआ कि एक हत्याकांड में नाम आया, अतीक का मर्डर हो गया और उसके बाद चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन मुख्तार अंसारी जो चिट्ठी लिख करके गए प्रज्ञा जी, जो मेरे हाथों में दोनों, एक हाथों से लिखी हुई चिट्ठी है और एक कंप्यूटर टाइप्ड चिट्ठी है, ये दोनों चिट्ठियां मेरे हाथों में है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं जिसका संज्ञान लिया जाना बेहद जरूरी है। चाहे मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान ले, चाहे देश में बैठी हुई अदालतें जिस न्याय पर आप और पूरा देश भरोसा करते हैं वो इसका संज्ञान ले, क्योंकि वो जो आरोप लगा रहा है वो बेहद संगीन है। उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि 19 अप्रैल की रात जहर दिया गया, इसके बाद उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, हाथ पांव फूलने लगे और वो बेहोशी की हालत में आ गए। इसके पहले भी उनको जहर देने की कोशिशें हुई और मुख्तार अंसारी के ये सारे आरोप झूठे थे। तो फिर 24 मार्च को एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड क्यों किया गया? मुख्तार अंसारी किया जाता था, उस खाने को चेक किया जाता था, चखा जाता था, और उस खाने को खाकर आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले लोग बीमार पड़े थे। इस बात का खुलासा अभी किया, मुख्तार अंसारी ने अपनी चिट्ठी में किया और मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने भी किया। अब क्या है, अब इस मुद्दे पर सियासत किस तरह की हो रही है, आप भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, सियासत को कहां पर मोड़ा जा रहा है। मुख्तार की मौत को भले ही अलग अलग तरीकों से पेश किया जा रहा है, कोई आतिशबाजी कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजियां कर रहा है, लेकिन मुख्तार की मौत बीजेपी के लिए एक झटका जरूर साबित होगी, क्योंकि बीजेपी सबसे कमजोर पूर्वांचल में है। 2019 में भी पूर्वांचल में कमजोर थी। 2019 में गाजीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, घोसी की सीट भारतीय जनता पार्टी हार में हार गई, जौनपुर में हार गई, ये तमाम सीटें, लालगंज में हार गई, रायबरेली में हार गई, पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं वहां पर बीजेपी को हार 2019 में। और अब 2024 की सिचुएशन बहुत अलग नहीं है प्रज्ञा जी, बहुत अलग नहीं है। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर, घोसी, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, ये वो तमाम जिले हैं जहां बीजेपी कमजोर है। यहां के आप प्रत्याशी उठा करके देख लीजिए। जौनपुर का मुंबई से लाए हुए आयातित नेता पैराशूटेड पॉलिटिशियन कृपाशंकर सिंह। आजमगढ़ में कौन है? निरहुआ, बीजेपी टिकट नहीं देना चाहती थी, परफॉर्म थी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दिया। वाराणसी की मैं बात नहीं कर रहा, वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर आप इधर देखिए, गाजीपुर में अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक बीजेपी ये नहीं तय कर पा रही किसको प्रत्याशी बनाना है। घोसी की सीट राजभर के खाते में दे दी गई, क्योंकि पिछली बार की हारी हुई सीट थी, उनके खाते में दे दी गई। और पूर्वांचल जो बताता है, गाजीपुर में सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं और उसके बाद मुस्लिम के बाद दलित वोटर्स है, यानी गाजीपुर मुस्लिम यादव समीकरण पे फिट बैठती है। आजमगढ़ इसी समीकरण पे है, घोसी का समीकरण, वहां दलित वोटर्स काफी अच्छी तादाद। देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत कम से कम गाजीपुर, घोसी और चंदौली में
जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है उसके प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब जो चीजें, देखिए विपक्ष कभी नहीं चाहता कि ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, लेकिन ये कोशिश हमेशा बीजेपी, और जो बीजेपी राम लहर के भरोसे थी उस बीजेपी को पता चल गया कि राम लहर में वो स्पार्क नहीं आ रहा है, तो अब इस मुद्दे को भुनाना चाह रही थी, लेकिन मुद्दे में बीजेपी फंस गई है, क्योंकि एक सिंपैथी की लहर गाजीपुर में अफजाल अंसारी के साथ रहेगी। और मैं इसमें एक बात, अफजाल अंसारी पिछली बार 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो चुनाव हारे, 1.25 लाख वोटर, अफजाल अंसारी वहां चुनाव जीते। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की ये सीट है, और ये जो चिट्ठी मेरे हाथ में है इसमें मनोज सिन्हा का भी नाम लिखा हुआ है, इसमें सिंह का नाम है, इसमें ब्रजेश सिंह के भतीजे और बीजेपी के विधायक सैयद राजा सीट है चंदौली जिला, सुशील सिंह उनका नाम है, इसमें कई अधिकारियों के नाम है। साफ मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाए हैं कि ये लोग मेरी मौत की साजिश रच रहे हैं। प्रज्ञा जी, 19 तारीख को जहर देने का आरोप है, 21 तारीख की, 24 तारीख को डिप्टी जेलर सस्पेंड होते हैं, और अगर 28 मार्च की आप टाइमलाइन देखें, दोपहर 3:30 बजे उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी की फोन पर बातचीत होती है। उस बातचीत के आखिर में मुख्तार अंसारी एक बार फिर जहर और मौत की आशंका जताते हैं। 5:30 राजेश कुमार बांदा की कारागार में पहुंचते हैं, वहां के अधिकारियों से बात करते हैं, उनके जाने के बाद बांदा के डीएम और एसपी पहुंचते हैं, और 30 मिनट पर बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा ले जाया जाता है। 9:20 पर आईसीयू से सीसीयू में है, और 10:30 बजे मौत की खबर आ जाती है। यानी अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो मुख्तार अंसारी के परिवार और मुख्तार अंसारी के जो आरोप, उसमें भी कहीं ना कहीं दम नजर आता है। और अगर दम ना होता तो बांदा में एमपी एमएलए कोर्ट ने न्यायिक जांच के भी प्रज्ञा दे दिए हैं। फिलहाल ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश थी ये बीजेपी के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के लिए बैकफायर साबित हो सकती है। जी चंद्रकांत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पूर्वांचल में भावनात्मक लहर बन रही है गाजीपुर में अफजाल अंसारी के साथ, भरत जी मैं दिल्ली पर आना चाहूंगी और दिल्ली में मैं की राजनीति पर आपसे बात करना चाहूंगी। एक तरफ भावनात्मक लहर अफजाल अंसारी के साथ है और दिल्ली में भी एक भावनात्मक लहर अरविंद केजरीवाल के साथ हो गई है। हालांकि बीजेपी को लगा कि 7 सीटों में इस बार सेंधमारी हो जाएगी, इस बार 7 सीटों में कोई भी खतरा नहीं मंडराएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो रहेंगे जेल के अंदर। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का फैसला लिया है, अपनी पत्नी को पार्टी की कमान सौंप दी है, उनकी पत्नी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिस तरीके से बार बार उनकी पत्नी उनकी कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती हैं, ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल पीछे नहीं हटने वाले हैं और भावनात्मक लहर भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो क्या कह रही है दिल्ली की राजनीति? माइक म्यूट है आपका। हाँ, देखिए प्रज्ञा जी, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल का मसला नो डाउट उल्टा पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा था कि अगर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी से हटते हैं, मुख्यमंत्री जेल जाते हैं या फिर कस्टडी में जाते हैं, तो मुख्यमंत्री पद का त्याग कर कर जाएंगे। जैसे कि एक परिपाटी बन गई है, अमूमन जिस भी राज्य का मुख्यमंत्री जेल जाता है वो अपनी सत्ता बाहर किसी और को देकर फिर जेल जाता है और बाहर उसकी सत्ता कमजोर होती रहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से ही सीखकर नरेंद्र मोदी पर ही अप्लाई कर दिया। प्रज्ञा जी, मसला ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते समय अपना मुख्यमंत्री पद त्याग नहीं किया, अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा, और पद नहीं छोड़ा तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे और वो दिल्ली से सरकार और वो जेल से सरकार चला रहे हैं, जेल में रहकर ऑर्डर पास कर रहे हैं, जेल में रहकर अपने ऑर्डर्स के जरिए। अब आज की तारीख में प्रज्ञा जी, केजरीवाल का हर ऑर्डर दिल्ली की जनता के बीच एक संदेश है। दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल का एक संदेश है। ये संदेश है कि केजरीवाल देखो जेल से सरकार चला रहे हैं, केजरीवाल को जेल में भी दिल्ली के लोगों की फिक्र है, केजरीवाल जेल में भी रहकर, मुसीबतों के बीच में भी रहकर दिल्ली के लोगों को भूले नहीं है। इस तरीके का मैसेज दिल्ली की जनता के भीतर प्रज्ञा जी जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी को ईडी के जरिए जो एक्शन
भारतीय जनता पार्टी सरकार में ईडी के जरिए जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन बैकफायर कर रहा है, उल्टा पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और केजरीवाल ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल जेल में है और उनके ऊपर लठ बरस रहे हैं और वो चीख चिल्ला रहे हैं, थर्ड डिग्री चल रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को या फिर किसी वीआईपी को जेल में रहने की जो तरीके होते हैं, जेल में रखने के तरीके होते हैं वो दूसरे होते हैं। टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, सारी सुविधाएं होती हैं। आप जेल कम गेस्ट हाउस ज्यादा मानिए उस स्थान को। अब केजरीवाल चुनाव से पहले इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से भुना रहे हैं दिल्ली के भीतर, और आज की तारीख में दिल्ली में जो मैसेज जाना चाहिए था, मैसेज तो ये जाना चाहिए था अमूमन प्रज्ञा जी, किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर या किसी राजनेता की गिरफ्तारी पर किसी एजेंसी के द्वारा, कि वो नेता भ्रष्ट है, वो नेता जो है भ्रष्टाचारी है, कदाचारी है, दुराचारी है, लेकिन ऐसा कोई मैसेज जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि इसके उल्टे ये मैसेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को चुनाव जीतने के लिए, नरेंद्र मोदी के 200-400 सीटों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए विपक्ष के नेताओं को ही जेल में डाल रही है, उनके ऊपर कार्रवाइयां कर रही है। ये मैसेज जा रहा है जनता के बीच आज की तारीख में। दूसरा ये कि दिल्ली से जब निकलेंगे आप गाजीपुर तक पहुंचेंगे तो ये बात आम थी, और ये बात उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जान रहा था प्रज्ञा जी, कि चुनाव आने से पहले मुख्तार अंसारी कि या तो हत्या होगी, या तो गाड़ी पलटेगी, या तो एन केन प्रकारेण किसी भी हम्म तरीके से हम्म मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये चर्चा तो आम नागरिकों के बीच आम हम्म थी। बेहद जिम्मेदाराना बात मैं कर रहा हूं आपके सामने बैठकर कि अब गाड़ी पलटी, तब गाड़ी पलटी, व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक हर जगह इस बात की चर्चा थी। खैर वो चीज हो गई। इस तरीके से होगी ये नहीं मालूम था लोगों को। हालांकि उनके परिवार के सदस्यों ने ये बात उठाई कि जहर देकर उनको मारा गया है, स्लो पॉइजन उनको दिया जा रहा था। अब मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था एक गर्मा-गर्म मुद्दा, जिससे हिंदू मुसलमान की राजनीति हो सके, थोड़ा ध्रुवीकरण वाला पुट और मसाला उसमें डाला जा सके, जो भारतीय जनता पार्टी की जो पावर है, जिस 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 लाइन लेंथ पर भारतीय जनता पार्टी खेलती है। ये चीज़ें हो सकती थीं प्रज्ञा जी, लेकिन ये गाजीपुर के भीतर मुख्तार अंसारी के मामले में ये चीज़ें हो नहीं पाई, मामला उल्टा पड़ गया। वो क्यों? क्योंकि सामाजिक समीकरण आप देखेंगी तो पाएँगी कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो त्रिकोणीय बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड किसी भी समीकरण के ऊपर भारी पड़ता है। उत्तर प्रदेश के भीतर आज की तारीख में प्रज्ञा जी, मुस्लिम वर्ग को तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम वर्ग मुख्तार अंसारी के बारे में जो लिख रहा है, पढ़ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मसीहा बता रहा है, वो अलग बात है। आज की तारीख में पूर्वांचल का वो पिछड़ा वर्ग, जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर है, वो वर्ग भी मुख्तार अंसारी के बारे में गलत नहीं लिख रहा है। वो वर्ग भी बहुत दबी जुबान में, जो अंतर्मुखी मतदाता भी है, जो अंतर्मुखी वोटर भी है, जो अंतर्मुखी लोग भी हैं, जो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को, वो लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में इस तरीके से उनके साथ ये जो हुआ, जो घटना हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। उनका परिवार तो साफ तौर पर आरोप हत्या का लगाता है, लेकिन हत्या के सबूत नहीं है किसी के पास, तो सीधे तौर पर हत्या नहीं कहा जा सकता। हालाँकि परिवार शुरू से ये बात कह रहा है कि उनको ज़हर देकर मारा गया है। अब मुख्तार अंसारी की जो छवि कानून की नज़र में है, और मुख्तार अंसारी की जो छवि पूर्वांचल के लोगों की नज़र में है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मुख्तार अंसारी के लिए कानून कहता है कि वो डॉन है, माफिया हैं, गुंडे हैं, और मुख्तार अंसारी के लिए पूर्वांचल के अपर कास्ट की बात नहीं कर रहा प्रज्ञा जी, पूर्वांचल के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, इनमें भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों में भी पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बीच में, और फिर तीसरे नंबर पर दलितों के बीच में मुख्तार अंसारी की जो छवि है, वो एक एक रॉबिन हुड जैसी है। पिक्चरों में जैसे दिखाया जाता है कि जो डॉन होता है वो
अमीरों का माल लूट कर लाता है और गरीबों में बांट देता है। जो डॉन होता है वो अपने इलाके की लड़कियों की शादी करवाता है। जो डॉन कानून की नज़र में होता है वो बूढ़ी माँ का सहारा बनता है। जो डॉन कानून की नज़र में विलेन होता है वो अपने एरिया में बच्चियों की शादियां करवाता है, अपने एरिया में लोगों की मदद करता है, निर्धनों की मदद करता है, मसीहा बनकर वहां पर खड़ा होता है, अत्याचार से बचाता है। तो गाजीपुर की सीट के इर्द गिर्द अगल बगल आज की तारीख में प्रज्ञा जी, मुख्तार अंसारी के लिए कोई हेटिज्म नहीं है। वो हेटिज्म जो बीजेपी को फायदा पहुंचाता कम्युनल कम्युनल एंगल पर जाकर, हिंदू मुसलमान अगर इस पर होता, हिंदू वर्ग ये सोचकर खुश होता कि चलो मुख्तार अंसारी को एक हिंदू हृदय सम्राट में जेल के भीतर किसी भी तरीके से ही सही वो मर गया। उसके भीतर ये भावना उत्पन्न होती कि इससे पहले एक मुसलमान डॉन मारा गया पुलिस की कस्टडी में और अब दूसरा मुसलमान जो है डॉन वो जेल में रहकर मर गया। कैसे मरा अभी अभी चीजें नहीं आई, लेकिन मर गया। उस पे एक वर्ग खुश होता, और उस वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की। लेकिन ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं है। ऐसी कोई बातें नहीं है समाज के भीतर। इस बात के ऊपर दुख जताया जा रहा है कि मुख्तार जैसा भी था लेकिन उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मुख्तार कुछ जो अपर कास्ट डॉन हैं, उन डॉन और माफियाओं के खिलाफ गवाही भी देने वाले थे और उस गवाही से पहले ही उनको निपटा दिया। ये भी मैसेज समाज में जा रहा है। आज हम बात कर रहे थे, गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे। वो भी बातचीत में इस हम्म। बात को प्रज्ञा जी कह रहे थे कि पूर्वांचल के भीतर मुख्तार अंसारी के लिए हेट नहीं है, पूर्वांचल के भीतर मुख्तार अंसारी के लिए घृणा नहीं है, जो एक आम गुंडे माफिया या इस तरीके के इस किस्म के लोगों के लिए लोगों के मन में होता है कि चलो मर गया अच्छा हुआ, चलो चला गया अच्छा हुआ। लेकिन आज की तारीख में प्रज्ञा जी, मुख्तार ने अपनी वो छवि बनाई, लेकिन अब ये अलग बात है कि उनका मौजूदा सरकार से या योगी आदित्यनाथ के गुट से या इन गुटों से 36 का आंकड़ा रहता था और कानून की नज़र में उनके ऊपर जो जो धाराएं हैं, जो अदालत ने डिसीजन दिए हैं, वो डिसीजन उत्तर प्रदेश और 36 का आंकड़ा। मुख्तार भारत अंसारी के बेटे अब्बास अब्बास अंसारी तो एनडीए में ही है ना, जी प्रज्ञा जी, एनडीए का हिस्सा है। मुख्तार अंसारी के बेटे जो एनडीए में हैं, वो भी भाग्य से जब छीका टूटा तो उस छीके के टूटने से एनडीए में हैं, वो अपने मन से एनडीए में नहीं हैं। आप जो बात कहना चाहती हैं उस बात को मैं समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाहती हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से उनके बेटे विधायक हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उनके अपने विधायक के पिता के साथ ऐसी घटना घटी है, उस पर ओम प्रकाश राजभर क्यों कुछ नहीं बोलते? आप इस पर आना चाहती हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को मैं बहुत ईमानदारी से की बात कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया किसने प्रज्ञा जी? ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर, वो बात अलग है कि ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में टेम्पो चलाते थे या ओम प्रकाश राजभर ने बहुत संघर्ष किया, ओम प्रकाश राजभर अपने मेहनत के दम पर यहाँ पहुंचे, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे गॉड फादर होता है। ओम प्रकाश राजभर के पीछे वो गॉड फादर मुख्तार अंसारी का परिवार रहा है प्रज्ञा जी। और उत्तर प्रदेश के भीतर ये भी एक बड़े बड़े किस्म का अपवाद हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की जो फैमिली रही है वो भारत को आज़ादी दिलाने में बलिदान करने वाली सबसे बड़ी फैमिली रही है। वो भारत के लिए सीमा पर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी फैमिली रही है। इस फैमिली के व्यक्ति को कंधा देने वाले इस देश के प्रधानमंत्री तक रहे हैं। इस फैमिली को देश के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। इस फैमिली ने देश को उपराष्ट्रपति दिए हैं। तो इस फैमिली के भीतर अगर मुख्तार अंसारी किस तरीके से गुंडे बने, मुख्तार अंसारी किस तरीके से इस जरायम की दुनिया में आए, वो बात अलग है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो बात ये थी
कि मुख्तार अंसारी के लिए वो हिंदू मुसलमान वाला हेटिज्म उत्पन्न नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश के भीतर। जो उत्पन्न होता तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता, लेकिन इसके उलट क्या हो गया? इसके हाँ। उलट हो ये गया प्रज्ञा जी कि पूर्वांचल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। वो इस वजह से क्योंकि अगर मुख्तार अंसारी की मौत नहीं होती तो गाजीपुर की सीट शायद में भी ये हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से फाइट करती। लेकिन आज की तारीख में समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाजीपुर की सीट के ऊपर। आज की तारीख में ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी के लिए उत्पन्न हुई भावनात्मक लहर में बहने के मुहाने पर खड़ी हुई है। आज की अच्छा। तारीख में जी, आज की तारीख में अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित जो मुख्तार अंसारी को मसीहा मानता है। आज की तारीख में रिपोर्टर्स गाजीपुर से लोगों की बाइट करके भेज रहे हैं, रिपोर्ट करके भेज रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, प्रज्ञा जी, कोई भी व्यक्ति, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके शो में इस बात को कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कैमरे पर ये कहने को तैयार नहीं है कि मुख्तार अंसारी मर गया तो अच्छा हुआ, या मुख्तार अंसारी गुंडा था तो मर गया अच्छा हुआ, या मुख्तार अंसारी माफिया था जो हुआ अच्छा हुआ। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह रहा है, बल्कि ये बात कह रहा है कि जो हुआ वो प्रशासन जाने, मैं कोडेड बता रहा हूं, जो हुआ वो प्रशासन जाने, कैसे हुआ वो जांच में पता चलना चाहिए, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुख्तार अंसारी हमारे इस मोहम्मदाबाद एरिया के मसीहा थे प्रज्ञा जी। ये बात कहते हैं लोग, ऑन कैमरा कहते हैं लोग। आपके उल्टा चश्मा यूसी पर तमाम सारे रिपोर्ट्स गाजीपुर से आ रही हैं, उनमें जो लोग यहाँ हमें लाइव देख रहे हैं वो लोग वहां जाकर देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मातम मना रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। और एक बात यह भी है कि मोहम्मदाबाद में आज की तारीख में पूर्वांचल के भीतर जितने लोग मोहम्मदाबाद में नहीं रहते हैं उससे ज्यादा पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय की जा चुकी है, उससे ज्यादा सिपाही वहां पर कदम ताल कर रहे हैं, उससे ज्यादा फोर्स वहां बिल्कुल पर भैया जी। तैनात